हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई से या तो हताश निराश होकर के आ गए होंगे या उत्साहित होकर के आए होंगे, चाहे जैसे भी आए हों। लेकिन अब यूपी कांस्टेबल का सिलेक्शन आपसे छूटना नहीं चाहिए और मैं ये 30 क्लासेस में सुनिश्चित करूंगा कि आपके 37 नंबर आ पाए, 37 क्वेश्चन सही हो पाए। ये हमारा इस क्लास को लेकर के प्रण है बच्चों। आपको प्रॉमिस करना होगा कि हम हर दिन ये क्लास करेंगे और अगर आपने ये कर लिया तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आप 37 में से 37 का विश्वास, आत्मविश्वास सब कुछ लेकर के जाएंगे और एग्जाम में जब बाहर आएंगे तो यही कहेंगे कि सर 37 में से 37 के आत्मविश्वास ने 37 में से 37 कराया, है ना। तो बहुत बहुत मतलब अपने आप को आप ये मानते हो कि मैं 30 पे था, 28 पे था, तो मेरे सीधे सीधे 6-7 क्वेश्चंस का जो विश्वास है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये बिल्कुल मत मानना कि यूपीएसआई का पेपर आसान आया है और कांस्टेबल का ये तो बहुत ही आसान आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएसआई से मुश्किल कांस्टेबल का आए। हालांकि बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कांस्टेबल से मुश्किल होमगार्ड का आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। पर यूपीएसआई से पिछले पेपर भी आप देखोगे ना कांस्टेबल के, वो यूपीएसआई से मुश्किल है ना। तो यूपीएसआई को तो उन्होंने पता नहीं किस तरह से किस बेस पे बनाया है, वो तो सब छोड़ दीजिए। पर अब चूंकि उसका हल्ला इतना कट गया है कि आसान है, आसान है, आसान है, तो अब एजेंसी आपके लिए तैयार रहेगी, जो भी पेपर तैयार करेगी कि भाई अब के इनकी छक्क छुड़ा देनी है अच्छे से, ठीक है, तो वो आप पे हावी जरूर हो जाएगी। तो इसलिए ये मान करके बिल्कुल ना जाएं कि बिल्कुल लड्डू ही आएगा पेपर। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से गुजरना ही होगा और मैं इन 30 सेट्स में आपको हर तरह के क्वेश्चन से गुजारने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। देखो, अब ये क्लासेस चल रही हैं, इस टाइम टेबल को तो नोट रखो। ये क्लास आपकी 12 बजे डेली आएगी तो आएगी ही, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। बाकी सुबह मैथ्स की क्लास आप लेकर के आए हैं, सोनवीर सर 2 बजे हाजिर हो जाएंगे और रीजनिंग के सर तो आपको मालूम ही है कि 4 बजे वो आपके बीच होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि हमारा ये क्रम है, इस क्रम को अगर आपने तोड़ा तो आपका नंबर टूटेगा, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जब मैं 30 क्लासेस से 37 क्वेश्चंस की गारंटी दे रहा हूं तो किसी क्लास में एक क्वेश्चन और किसी क्लास से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। इनसे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। इससे बड़ी बात तो और मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोगों से। तो हिंदी वर्णमाला के भाग 1 हम कल कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वरों को समझा, और आज हमारा हिंदी वर्णमाला भाग 2 है और आज हम इस पूरे वर्णमाला को खत्म कर चुके होंगे। इसके बाद आप बताना कि वर्णमाला का क्या कोई क्वेश्चन आपका अब गलत भी हो रहा है किसी भी सेट में, चाहे किसी भी सेट में, आज के सेट के बाद। लेकिन याद रखना कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है उनको क्लास 2 बार देखनी पड़े, बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है ये वर्णमाला, क्योंकि चीजें याद रखनी पड़ती हैं थोड़ा सा, है ना। पहली बार वाले बच्चे को बस इतनी समस्या हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों। आज वर्णमाला में हम सब कुछ पढ़ेंगे जो कल का छूटा हुआ पार्ट है। कल केवल स्वर पढ़े हमने, आज हम व्यंजन भी पढ़ने वाले हैं। स्वर का जो स्वर और व्यंजन से मिक्स क्वेश्चंस बनते होंगे उनको भी पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूं कल से ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। कल से ज्यादा विश्वास भी आएगा। और ये बात आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि कल भाई मेरा भी पहला दिन था 4 साल में, आज मेरा दूसरा है, तो मैं हर दिन बेहतर होता चला जाऊंगा आपको पढ़ाने में। आत्मविश्वास उसी चरम लेवल पे 3-4 क्लास में आ जाएगा, आप देखेंगे। चलो नेक्स्ट की बात करता हूं मैं क्वेश्चन की, कि भाई पहला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट की मैं क्या कहूं, बाद में रिवीजन भी कराऊंगा मैं कि कल क्या पढ़ा था उसका आप ये ट्रेलर दे दो। तो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और आप सबका मुझे आंसर चाहिए इसमें कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। मैं परिभाषा से लेकर एग्जाम्पल तक सब कुछ सेट कर दूंगा आपके दिमाग में। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं। जो भाई देखिए, जो व्यंजन है ना,
व्यंजन की परिभाषा ही यह है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो वो व्यंजन कहलाता है। कल बता दी थी ये परिभाषा तो। और जिनका, और स्वर की परिभाषा क्या है, कंपेयर करते चलेंगे। स्वर की क्या परिभाषा है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों, उनमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका उच्चारण ही स्वरों की सहायता से होता हो उसको हम व्यंजन कहेंगे। क्लियर है? चलो अब मैं एक बात और बताता हूं आपको बच्चों कि जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से कैसे उच्चारित होते हैं। चाहे कोई सा भी व्यंजन लिखो आप, खा लिखो, मां लिखो, ला लिखो, जो भी आपको लिखना है। जैसे खा है तो इसका खा, ये हलंत आधा मान लिया जाता है इसको। फिर इसके आ, क्योंकि जब आप खा बोल रहे हो ना तो आ छुपा हुआ आ है, तो इन सब में आ की मात्रा लगी हुई है। और आ की मात्रा कैसी होती है, कल बताई थी, छुपी हुई। तो वो छुपी हुई आ की मात्रा सभी में होती है इनमें। और जब हम इसको अलग कर रहे होते हैं ना आ को इससे, तो इसमें हलंत लगा दिया जाता है ना। और जैसे ही इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। मां को अलग करेंगे तो मां हलंत प्लस आ, ऐसे ही ला को करेंगे तो ये सब व्यंजन हैं। और इसमें, और देखो अब तक तो ये अक्षर थे, व्यंजन ही अब बने, ये है व्यंजन, क्योंकि आपने इसका स्वर अलग कर दिया, ये व्यंजन है। समझ में आई? मैं इसी बात को आपको, ये वर्ण कहिए आप इसको, व्यंजन इसके स्वर की सहायता से भी बोला जा रहा है, ख आ, तो वो भी व्यंजन ही है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये आप वर्ण कह सकते हो, अलग कर दिया तो। ठीक है, इसको वर्ण कहेंगे, व्यंजन नहीं। व्यंजन तो ये सभी हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई? अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों आगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की सहायता, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण का ही तो पार्ट है व्यंजन भी। एक स्वर होता है, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। तो व्यंजन वर्णों की सहायता संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, यानी व्यंजन कितने हैं हिंदी में, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। कल हमने स्वर पढ़े कितने हैं, तो स्वर हमने, देखो कंपेयर कर रहा हूं, कल की क्लास अपने आप रिवाइज हो जाएगी। कल स्वर हमने 10 भी पढ़े, 11 भी पढ़े, अलग अलग हिंदी निदेशालय हमने सब, कामता प्रसाद जी, वो सब याद आ रहा है आपको। अब मैं व्यंजन की बात करता हूं, तो व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की संख्या। तो भाई हम जब व्यंजन की बात करते हैं तो हम 33 की बात करेंगे। कितने की? 33 की। ये 33 कैसे हैं? देखिए व्यंजन के टाइप हैं। एक मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, कचट तप, कचट तप, ये कै वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये पै वर्ग। और इसको आगे भर देते हैं 5-5 वर्णों से, 5-5 वर्ण। आगे यहां भी इसकी जरूरत नहीं है, आगे है जरूरत। तो यहां पे हर किसी में 5-5 वर्ण होंगे, तो 25 तो इसमें हो जाएंगे, कचट तप। ठीक है, कचट तप याद रखो, 25 वर्ण तो ये स्पर्श, इनको जो बोलते हैं, जो इन वर्गों में आएंगे, ये 25 वर्ण होते हैं, 25 व्यंजन। ठीक है, प्लस 4 इसमें होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, जिनको अंतस्थ, ये अंतस्थ कौन से हैं, ये रे ले वे, बहुत बार लिखेंगे इसलिए आपको अंतस्थ रट जाएगा आज, ये रे ले वे, ये अंतस्थ हो गए। और भाई 4 जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, कोई बताए? ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय, ऊष्मा। अब ये अंतस्थ और ऊष्मीय क्या है, तो ये भी मैं बताऊंगा, से, शे और एक से, क्रम मैंने सही नहीं लिखा वैसे, है, ये 4 है, 3 तरह की से और है, ये ऊष्मीय है। तो 25, 4 29, 4 33, इस तरह से 33 होते हैं। तो ये जो 25 व्यंजन हैं, इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी, स्पर्शी, का, खा, गा, गा, घा, अंगा, है ना। ऐसे ही च, छ, जा, झा, इया, सॉरी ऊपर इया आएगा, यहां अंगा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और ये 5वीं लाइन के होते हैं, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। तो ये स्पर्शी व्यंजन है। कौन से? स्पर्शी। स्पर्शी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं ना, का को, खा को, गा को, तो ये जो बोले जाते हैं, तो इनको बोलते टाइम हमारी जीभ कहीं ना कहीं हमारे मुंह के हिस्से को स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्शी व्यंजन है। अंतस्थ, इसमें जो है ये कहीं भी स्पर्श नहीं, बीच में ही जीभ रुक जाती है, अंदर ही अंदर रुक जाती है। ये रह ले बोल के देख लो, कहीं जीभ ज्यादा कर नहीं रही कुछ। और
ये ऊष्मीय व्यंजन, इनको बोलते टाइम ना गर्म हवा निकलती है। ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब गर्म। तो जब इनको बोलते हैं ना है, बोल के देखो है, तो एकदम गर्म हवा आएगी, अंदर से बोला जाता है ये। ठीक है, तो श श श, तो इनको जब बोलोगे ना तो ये भी ऊष्मीय व्यंजन इसलिए बोले जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमने टोटल पढ़े 33 व्यंजन। आपको सर ये तो ज्यादा होते हैं, अभी बताऊंगा कैसे ज्यादा होते हैं। तो 33 व्यंजन की अगर संख्या पूछेगा तो हमें 33 क्लियर करनी है। स्वर हमें देखने हैं तो 11 हैं, 10 वो उस कंडीशन में है जब बोला जाएगा उच्चारण के आधार पर या कामता प्रसाद जी के आधार पर, वरना 11 गिनेंगे आप। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया बच्चों से, इसमें स्वर व्यंजन सब मिलाकर के पूछ लिया और वर्ण पूछे हैं भाई। अब बच्चा क्या सोचेगा, ये 11, ये 33 और 44 लगा देता हूं। तो भाई देखो जब वर्ण की बात करता है ना, हमें अयोग अवहा भी लेने पड़ेंगे, वो भी लेने पड़ेंगे। आप 44 नहीं कह सकते। आप जो विभाजन करते हैं जब व्यंजन से अलग, तो तब 33 में से करते हैं, जब स्वरों का करते हैं तो 11 में से करते हैं। लेकिन जब कुल मिलाकर ही पूछ लेगा ना तो ज्यादा हमें काउंट करना पड़ेगा, अयोग अभा हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 33 और 11 44 और 2 46, अब भी कम पड़ गए। तो भाई दो हमारे उच्छिप्त होते हैं, उच्छिप्त, ड़ और ढ। ये ड और ढ नहीं बोले जाते, ड है तो उसमें आ जाएंगे पै वर्ग च वर्ग जो हमने बनाया है। ये अड़ा, अड़ा, सड़क, अड़े कैसे बोले जाता है सड़क में, वो बताओ। वहां सड़क में ये होता है, बिंदी रखी रहती है, बीच में ही लगता है, ये कभी शुरुआत में नहीं लग सकता किसी भी वर्ड के। इससे कोई अक्षर शुरू, कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता इनसे, अड़ा, अड़ा। तो ये उच्छिप्त क्यों बोला जाता है? जीभ ऊपर ही ऊपर रहती है इनको बोलने में, अड़ा, अड़ा, ऊपर ही ऊपर बोल दोगे आप, तो इसको उच्छिप्त इसलिए बोला जाता है। दो उच्छिप्त हो गए और बच्चों 4 इसमें संयुक्त हो गए, यानी जो दो दो के मिलकर के बने होंगे। तो आप बताओ कितने हो गए? 11 और 33 44, 2 आपके अयोग गवाह 46, 2 आपके 48 डेढ़ है और 4 आपके संयुक्त। ये संयुक्त कौन से हैं सर? तो संयुक्त मैं आपको बोल देता हूं भाई। एक तो क्षत्रिय, एक होता है आपका कौन सा बताओ आप? एक क्षत्रिय, एक जय, जज्ञानी, ज्ञानी, इसको ज्ञ बोलते हो आप, है ना? और बताओ, कोई बता सकता है? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सही। एक होता है आपका श्रमिक वाला से, है, और एक कौन सा होता है? एक और बच गया, एक और बता दो, बहुत बढ़िया, त्रा। ये 4 जो हैं ये 2-2 से मिलकर के बने हैं। और ये किस किस 2-2 से मिलकर बने याद रखना, ये भी आधा के, पहला वर्ण आधा होगा, दूसरा पूरा होगा, के और षटकोण वाले से मिलकर बनेगा। ये याद रखना ये बात, क्योंकि जब संयुक्त है तो 2 से मिलके, कल भी हमने संयुक्त पढ़ा स्वर में, आज हम व्यंजन में संयुक्त पढ़ रहे हैं। ये भी 4, वो भी 4। ये किस किस से मिलके बनते हैं इनको याद रखना, ये आता है एग्जाम में, यूपी पुलिस में आया हुआ है। और ज्ञानी या जज्ञानी बोल सकते हैं इसको। तो भैया ये जय, क्योंकि जय ज्ञानी है, और जय और साथ में अंगा होता है, अंगा। ये अंगा भी आएगा आगे जब मैं आपको वर्ग पढ़ाऊंगा। तो जय ज्ञानी। आगे ये कौन सा है? शय, देखिए शय, ये वाला सलजम वाला। और चूंकि पहला वर्ण हलंत के साथ जरूर होना चाहिए, याद रखना, तो पहला वर्ण हलंत के साथ। श्रेय, इसमें तो शय ये वाला है और रे पूरा है, तो जो बाद का वर्ण है वही पूरा है, पहला आधा है सब में। और ये बताओ कौन सा? तो इसमें लगता है बच्चों को तय पूरा है, रे आधा होगा, नहीं उल्टा है, तय आधा है, आधा मतलब हलंत के साथ है, और रे पूरा है, त्रय। ये देख लीजिए। तो आप इन संयुक्त व्यंजनों को भी रट डालिए कि कौन सा किससे मिलकर बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहां पर 52 लगा दें, 82% लोगों ने सही दिया है। ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये रे ले वे, भाई ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये रे ले वे अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ। शय 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 है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए भाई। ये अभी बताया था कि क्या गर्म हवा निकलती है इनको बोलने में, है बोल के देख लो। तो ये
ऊष्मीय व्यंजन है। अब ऊष्मीय और देखिए अयोगवा है नहीं, स्पर्शीय है नहीं, प्रकंपी, ये प्रकंपी क्या है, जिसको बोलने में प्रकंपित प्रकंपन होता हो, रे बोल के देखो, रे कंपन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो प्रकंपी हो सकता है, रे प्रकंपी है। अब आपको पर ये तो शैसे वाले हैं, तो ये प्रकंपी भी नहीं है, तो फिर एक ही बच गया ऊष्मीय। ऊष्मीय और संघर्षी क्यों है भाई, ये अंदर से घिस घिस करके आ रहे हैं तभी वो गर्म हवा निकल रही है, संघर्ष करके आया है। अब आप देखो, जब पेशेंट होता है ना आदमी, जब आप बीमार होते हैं तब उसको है बुलवा कर देखना, भाई बोलता ही नहीं है, वो है, ठीक है भी स्वस्थ आदमी का ही है, संघर्ष करना पड़ता है इसको बोलने में। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि वे और बे ध्वनियों में मुख्य अंतर क्या है। वे और बे में देखो, अभी वे कहां आया था, ये रे ले वे, ये कौन से हैं चारों, ये है अंतस्थ, तो ये तो अंतस्थ है, अंतस्थ हो गया। और अब आपका वे कहां है, तो भाई अब सॉरी वे तो हो गया, बे कहां पर आता है, तो बे आता है वर्गों में, जो मैंने आपको बताया 5-5 बनेंगे, कचट तप जो बताया, कौन से में आएगा सर ये बे, तो ये पे वर्ग में आएगा, पे फे बे भे मा, ठीक है। तो वो यहां पर तीसरा वाला है, पे वाले में तीसरी लाइन में आएगा, पे फे बा वहां पर। तो भैया तो बे स्पर्श, जो वो 5-5 का ग्रुप है ना, वो 25 के 25 उनको स्पर्शी बोला जाता है, तो ये बा स्पर्शी है और वह अंतस्थ है, तो भाई ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। 87% का ही आया ये भी, भाई सही सही करने का प्रयास करो ना, कहां आप फंस रहे हो बताओ। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। अब उत्क्षिप्त अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो उछल के बोला जाए, जीभ ऊपर ही ऊपर लटके, उत्क्षिप्त मतलब ऊपर, तो ऊपर 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 कौन सा बोला जाएगा इनमें, उत्क्षिप्त। जहां अगर ये ढ है, केवल ये है, तो ये स्पर्शी है, ध्यान देना मेरी बात पर, तो ये स्पर्शी है, और अगर ढ में बिंदी लगा दूं तो ये उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त है, समझ में आई। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं दोनों को, ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात, इसका नाम एक और आ जाता है ताड़न जात, ठीक है। तो ये ताड़न जात भी इसको बोलते हैं, द्विगुण भी इसको शायद बोल देते हैं, है ना। चलो, तो उत्क्षिप्त, ताड़न जात, तो ये सब यही नाम है। अब आप कहो ढे नहीं, डे भी तो ऐसा ही है, तो बिल्कुल डा भी यही है, ये भी बिंदी रखी हुई है, तो ये तो दोनों उत्तर हैं। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन किया, तो दोनों उत्तर हैं उपयुक्त। अब देखो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अब यहां बच्चा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप, यहां से नीचे पता बच्चा क्या गलती करता है, और आकर रोगे मुंड पकड़ के, फिर गलती क्या करते हो पता है, अरे उत्क्षिप्त, अरे ये तो अब लगाया, और इसे लगा, नीचे देखा ही नहीं आपने, भाई ये भी है, फिर क्या दोनों को लगाया है, नहीं, पढ़ो नीचे, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, ये है ये उत्तर। अब बताओ 28% यहीं रुक गए, अब बताओ मेरी क्या गलती है? तो ये है यार, 55% बच्चे क्यों सही, केवल 55% क्यों सही दे पा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, ये गलती है आपकी जो आपको नहीं बढ़ने दे रही है आगे, और फिर आप वो 37 में से 28 पे 27 पे क्यों रुक जाते हो, उसका कारण है, ऐसे ही नहीं रुकते भाई, अभी पढ़ाया फिर गलती कर रहे हो, है ना। तो ढ वर्ग का वर्ण का वर्ग और उसका वर्ग में स्थान, अब हमें वो सारे लिख देने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखो बच्चों, अब आपको कचट तप बता रहा हूं मैं, कचट तप ऐसे लिखना सीखो, आप उन 25 को लिखना सिखा रहा हूं, कचट तप। अब इसको बोलते हैं कचट तप। अब आप देखना क्या, का इसके 5 वर्ण लिखने आपको, का, खा, गा, घा, और ये आपने इया, यहां बिंदी लगा दी तो इया, नीचे बिंदी लगा दी तो डे, और नहीं लगाई तो भी डे, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि 52 की जगह सर 53 हो गए हैं, भाई मैं वो भी बता देता हूं आपको, 52 शायद उस पर कंफ्यूज हो रहे हो आप, इसमें कोई बच्चा कह रहा है कि 53 हो गए हैं क्या, यहां 53 हो गए हैं क्या, भाई हिंदी निदेशालय ने ना एक अक्षर को ये लिखा है, देखिए
और इसका भी प्रस्ताव भेजा गया है, विचार किया जा रहा है, अभी ये 53वां बनाने की तैयारी चल रही है। और ये वर्ण क्या पढ़ा जाएगा आगे की बात है, इस सब को छोड़ दो। ये जो भी वर्ण है ये इस तरह से ला पढ़ा जाएगा, LA करके, इसको ला शायद ये बोलने की प्रयास करेंगे। तो ये 53वां है, तो इसको अभी मत अपने आप में जोड़ो। वो बोलो कि किसका प्रस्ताव भेजा गया है, कोई ऐसे ही पूछने लगे तो शायद इतना गहरा क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। तो आप बस दिमाग में रहना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 52 ही सही करने हैं आपको। देखो मैं इस बात पे आ गया हूं कि ये मैं स्पर्शी व्यंजन लिख रहा हूं, ध्यान देना, स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्शी व्यंजन। तो बताओ ये पूरा वर्ण ये हो गया। अब च वर्ग को पूरा लिख दो, च छ ज झ, और ये होता है इया। इया ऐसे बनता है भाई, जो हमारा ज्ञानी वाला हमने जय और ये उससे बनाया यहां से, वो है ट ठा डा ढा, दोनों इसमें आते हैं। ये टा ठा डा ढा और अणा, ये अणा है। हमने क्या बचपन में इनको अणा खाली पढ़ते आए हैं, लाइन को अणा खाली, वो है नहीं ऐसा। ता था दा धा और ना, ठीक है। और ऐसे ही पा को भी पूरा करो, पा फा बा भा और मा। इनको एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। और इसको देखो, जो जिसका जो पहला वर्ग है इसको कै वर्ग बोला जाता है, पूरे को क्या बोल देंगे? कै वर्ग। और इसको चा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं आगे? छा, ये टा वर्ग, टा वर्ग। और इसको आगे क्या बोलेंगे? ठा वर्ग, वो सॉरी ता वर्ग। जो पहला वर्ण है उसी का नाम से वर्ग रखा गया है। और ये पा वर्ग, ये वर्ग बोल दिए बस। ये 25 स्पर्शी व्यंजन है। इसके नीचे अंतस्थ लिख दो ये लवे, और इसके नीचे उसमें व्यंजन लिख दो, पूरे हो गए व्यंजन। 25 4 29 4 33, 33 की बात करता है ये। बाकी वो संयुक्त आपको पता ही अगर लिखने पड़े तो, है ना। तो भाई अब आप देखना, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। दूसरे पेन से ले लेता हूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ रो, और ये फिफ्थ। इसको कॉलम कहेंगे वैसे तो। और जो फिफ्थ होता है, फिफ्थ ये वाला, इन सबको दूसरा नाम भी है इनका पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर क्या है? अरे पांचवी लाइन पंचमाक्षर, जो भी इसमें आएगा उसको पंचमाक्षर। या एक और नाम भी है इनका, या इनको नासिक्य भी बोला जाता है। नासिक्य, जो नाक से बोले जाए। देखो बोल के, इया नाक में कर आ रही है, अंगा नाक में करे, ना नाक में करे, ना मा, सब में नाक का यूज हो रहा है। तो ये नासिक्य भी बोले जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसका देखता हूं, ढा वर्ण का वर्ग बताओ। तो वर्ग और उस वर्ग में स्थान, ढा वर्ग कहां है? ढा कहां है? ढा वर्ण ये रहा। इसका वर्ग कौन सा? टा वर्ग है जी, टा वर्ग, ट वर्ग में आएगा। और इसका कौन सा स्थान है? चौथा है जी, चौथा, चौथे में। टा वर्ग में ये चौथे पर है। टा वर्ग में 1 2 3 4, टा वर्ग में चौथा है इसका, सी। क्लियर है? ऐसे हम किसी का भी छांट सकते हैं। आप कहो कि सर इस दा का बता दो हमें, तो मैं कहूंगा ये ता वर्ग में है और तीसरे नंबर पर है। आप किसी का बता दोगे, झा का बता दोगे, हाँ जी चा वर्ग में है, चौथे स्थान पर है। समझ में आ गई? तो सबका आप वर्णों का क्रम बता, अंतस्थ का नहीं बताना, सिर्फ स्पर्शी का ऐसे पूछेगा। आपके सर अंतस्थ का पूछ लिया तो, अरे अंतस्थ में नहीं, 4 ही होते हैं वहां। उसमें में पूछ लिया तो नहीं पूछेगा, स्पर्श में पूछ सकता है सिर्फ इसको, और कहीं क्वेश्चन नहीं बनता। चलो, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल सांस का। भाई सांस का ये कैसा तो सवाल है। देखो, सांस में अगर कंपन आ जाए तो उसको सघोष कहते हैं। ये सांस में कंपन, ये सांस के आधार पर 2 तरह से बांटते हैं व्यंजनों को, सघोष और अघोष। सांस में अगर कंपन हो तो वो सघोष हो जाता है, और सांस से सीधा बोल दिया जाए तो वो अघोष होता है। यानी जिसमें कंपन ना हो, सीधा सांस से का ही प्रयोग करके बोल दिया जाए,
ये कौन से होते हैं सर, अभी बताऊंगा। और अल्पप्राण और महाप्राण क्या, ये प्राण वायु यानी जिसको बोलने में बहुत ही कम जोर लगे, हवा बहुत कम निकले, वो अल्पप्राण। और महाप्राण जिसको बोलने में बहुत ज्यादा प्राण निकले, हवा निकले, बहुत हवा निकाल। बीमार आदमी में बोले नहीं जाएंगे ढंग से, ख बुलवा के देख लेना, घ बोले नहीं जाएंगे, जोर लगता है इनमें। तो ये वो है महाप्राण। अल्पप्राण यूं ही बोल देंगे, वो भी पड़े पड़े। चलो, तो मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा हो गया कि उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग हो, आंसर अघोष। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। अब अघोष सघोष पढ़ लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी आएगी। तो हमें फिर कचट तक वो सारा बनाना पड़ेगा भाई। तो मैं एक बार फिर, अब फटाफट जितनी बार आप बनाओगे उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, ओ या, और फिर आगे कचट तप च। देखो मैंने भी ऐसे ही सीख रखा, जैसे मैंने सीखा वैसे ही, चा, छा, जा, झा, और फिर आगे अंगा, फिर कचट टा, ट, टा, ठा, डा, ढा और णा। और आगे बताओ कचट तप ता, था, दा, धा, ना। जितनी बार लिखोगे उतना मजा आएगा। कचट तप पा, पा, फा, बा, भा और मा। और ये तो हो गए सारे क्या, स्पर्शी, स्पर्शी, स्पर्शी। ठीक है बच्चों, क्या हो गए सारे स्पर्शी। अब मैं नीचे लिख दूं अंतस्थ, अंतस्थ लिखवा दो, अंतस्थ या, रा, ला, वा। और ऊष्मीय लिखवा दो, बार बार लिखो इनको, मजा आएगा आपको। ऊष्मीय लिखवा दो, तीनों सा क्रम में लिखते, शा, शा और सा और हा। ये हो गए, ठीक है। 33 लिख दिया हमने। अब आप बताओ, अब मैं इसमें पूछता हूं, अब आपको बताता हूं अघोष और सघोष। इन सारे व्यंजनों को घोष और अघोष में बांटते हैं। सारे व्यंजन, व्यंजन को बंटवारा है, व्यंजन को बांटना है। अब आपको मैं बताता हूं भाई, देखो पूरा समझ लो। घोष अघोष क्या होते हैं। सघोष को ही घोष कहते हैं, सघोष ही घोष है। या तो सघोष लिखा है या घोष लिखा है, एक ही बात है। तो जिनमें कंपन करेगी स्वरतंत्री वो सघोष है या घोष है, और जिनमें ना करे सीधी सांस से बोल दिया जाए वो अघोष है। तो अघोष हमें याद रखना है, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। ध्यान देना मेरी बात पर। अघोष कौन से होंगे, अघोष होंगे बच्चों कि जैसे फर्स्ट, इनमें कौन सा फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ध्यान देना, अघोष सघोष। और प्राणवायु के आधार पर दो तरीके से बांटेंगे, अल्पप्राण और महाप्राण। इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आगे। ये दो टाइप है स्वर तंत्रियों के आधार पर, अघोष सघोष। और दो टाइप है, दो अलग टाइप है, वो है अल्पप्राण महाप्राण। उनको भी यहीं क्लियर कर दूंगा। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगातार इसके अंदर, और बाकी जो तीन वर्ग बच गए वो इसमें ले आओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले दो अघोष, अगले तीन सघोष। ये याद रखे हुए। अघोष कौन से होते हैं पता लग गई। ये पूरी लाइन अघोष है, ये पूरी लाइन अघोष है। नीचे की नहीं, नीचे अलग है, ये अलग चीज है। अब इनमें भी देखना है कि ये कौन से किधर देने हैं। अब देखो, नाम लिख रहा सघोष से, देखो मैंने कैसे याद रखा है, से। अच्छा, सघोष नाम लिख रहा है भाई, सघोष लिख रहा है तो गड़बड़ होगी। तो ऐसा लगेगा से वाले तो सघोष में चले जाएंगे क्योंकि से लिख रहा है। यही उल्टा करना है बस। अच्छा, ये उल्टा करना है। हां, तो मतलब बस तीनों से को ऊपर पहुंचा दो। जबकि लग ऐसा रहा था कि सघोष से तो इधर ही होनी चाहिए, से फॉर सघोष, से फॉर से, नहीं उल्टा करो। तो भैया उल्टा याद रखना है ये सघोष से में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसका जो है भाई, से ही तो टेंशन ही। सघोष से ने कही मैं नहीं आन दूंगा, से को नहीं, हमारी लड़ाई आ जाएगी। तो फिर इन्हें कही से ऊपर दे दो, हमारे पास तो है, लिया हम तो उससे ही खा कमाएंगे। तो है यहां आ गया, ठीक है। अब इनकी आपस में लड़ाई है, जहां ये जाएंगे वहां ये ना जा। अब अगर वे ऊपर चले गए तो ये नीचे आ जाएंगे। तो लो अंतस्थ। अब अंतस्थ कहां आ गए, यहां आ गए अंतस्थ, यहां आ गए सारे। ये रह लेवे,
अब बच गए स्वर। कोई कहे कि स्वर किधर जाएंगे अब, तो स्वर की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जो से स्वर में भी आ रहा जी, वो भी उधर पहुंचा दो, फिर से नहीं लड़े गए, वो गए, वो तो आधा आधे पर्दे तो देख लेंगे। स्वर में जो स्वर इधर आ जाएंगे। अब आपको क्लियर होना चाहिए अघोष सघोष क्या, एक ट्रिक बताइए, याद रहेगी ना अब आपको। फर्स्ट से अब इनमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर फर्स्ट सेकंड ये याद नहीं रहता कि फर्स्ट सेकंड किधर करना है, ये तो याद रहता है फर्स्ट सेकंड एक जगह आएंगे, पर फर्स्ट सेकंड हम इधर ले गए तो इसका भी एक तरीका बताता हूं भैया। सब अघोष में और सघोष में सबसे पहला वर्ण कौन सा है? पहला ए पहले आता है वर्णमाला में या से पहले आता है? आप कहोगे ए पहले आता है, तो जहां पहला वर्ण है वहीं तो पहला जाएगा, फर्स्ट वहां जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अल्पप्राण महाप्राण बता दूं, या पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लें? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे इतने पीछे पड़े हो गुरुजी अभी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अब अघोष बताओ। खे, देखो फर्स्ट सेकंड वाला ले सकते हो। खे सेकंड में है क्या? खे सेकंड में ही है, तो ये अघोष में आ गया, अघोष में आ गया। ठीक है, आप देखो गे, नहीं जी ये थर्ड में आ गया, तो ये तो सघोष में है। जे आप देखो कौन सा थर्ड में है जी, ये भी सघोष में है। घे आप देखो, घे तो फोर्थ में है जी, तो फोर्थ किस में? सघोष में। तो आपको पता चल गई ये तीन सघोष हैं या घोष हैं, तो उत्तर केवल ये होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो, ये देखो इनमें से कौन से अघोष व्यंजन हैं? कितने संख्या पूछी यूपी पुलिस में, ये इनमें से गिन के बताओ कौन से हैं। और इस हलंत पे मत जाना, इसने बस इनका स्वर हटा दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। घा गा डे, ये डे है, ठे और ते। अब बताओ इनमें से आपको देखना पड़ेगा, घा का खा गा घा चौथे पे है जी, ये तो चौथा, इनको पहले ऐसे लिख लो, ये तीसरे पे है जी। अब ये टे वर्ग में आएगा, टे ठे डे, डे आएगा तीसरे पे, ये दूसरे पे टे ठे, ये पहले पे। अघोष क्या होते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड कौन से हैं? ठे और ते। ठे और ते कितने? दो। उत्तर क्लियर? बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई ऐसे लिख दो ना सब पे, ये कितनी देर लगेगी आपको? जब आपको समझ आ जाएगा ना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान चीज है। अघोष सघोष कभी परेशान नहीं करेंगे। अब देखो और प्रैक्टिस कराता हूं, मत डरो अभी कि छूट गया हमारा। क्या वर्ग में घोष व्यंजन बताओ? क्या वर्ग कौन सा? का खा गा घा और इया। अब इनमें बताओ घोष। अब देखो एक घोष की बात कर रहा है, घोष सघोष एक बात है, अघोष फर्स्ट सेकंड, बाकी सब सघोष, तो इनसे काम चलेगा हमारा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये लाइन क्या हो गई? सघोष है जी। सघोष या घोष एक ही बात होती है, तो इसने पूछा क्या? घोष ही पूछा है, तो घोष इन तीनों में से कोई सा एक होगा। और ये पूछा कै वर्ग में कितने घोष व्यंजन है? 3 हैं। उत्तर बताओ। 68। अरे भाई कैसे क्या करोगे यार, 68% का सही आ रहा मात्र, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी यार, हमारी लड़ाई हो जाएगी इस बात पे। तो आप बताओ ना कहां समझ में नहीं आ रहा, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा। पर यार ऐसे मत करो यार, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। असत्य कौन सा कथन है? व्यंजन वर्गों के तीसरी चौथी और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। भाई सघोष की अभी तो बताइए मैंने कि तीसरा चौथा और पांचवा, और ये तो बिल्कुल सही है। और क्या पूछ रहा है? असत्य। ये तो सही है, हमें असत्य ढूंढना है, सही तो ऐसे थोड़ी उत्तर लगाया हो इसको। अब इस बात कोई बच्चा क्या करता है? ये सही है उत्तर ए। भाई टाइम का प्रेशर है, मानता हूं एग्जाम में, पर ये देख लो वो पूछा भी उसने असत्य पूछा है, अब पहले को देख के उत्तर लगाया है। ठीक है, लगाने लग गए बहुत सारे। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष, पहले और दूसरे अघोष हैं, यही तो सिखा रहा हूं इतनी देर से। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, यह भी तो बताया आपको
कि स्वर सघोष में आएगा। स्वर सघोष है क्योंकि आधे से उसको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास आ जा, चिपका लूंगा तुझे भी, ठीक है। दूसरे से टेंशन थी उसको, तीनों से एक साथ नहीं लेगा वो, ठीक है। समस्त घोष स्वर, सभी विसर्ग सघोष हैं? नहीं। विसर्ग बच्चों, पहली बात तो मैंने विसर्ग का बताया नहीं है, मैंने स्वरों का बताया। विसर्ग अयोगवा में आते हैं और अयोगवा अघोष हैं, अयोगवा अघोष हैं और विसर्ग वहीं आता है। तो ये रहा, ठीक है, ये अघोष में आएगा क्योंकि विसर्ग में व्यंजन छुपा होता है भाई। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक, तो मैंने बोला दो चीजें बताई मैंने। एक तो बताया था स्वर तंत्रियां कंपन वाला, वो क्या बताया? सघोष अघोष। और एक बताया अल्पप्राण महाप्राण। तो जो अल्पप्राण महाप्राण है ना बच्चों, वो प्राण वायु के हिसाब से है। तो मुख से अधिक वायु निकलेगी तो महाप्राण होगा, कम वायु निकलेगी तो अल्प प्राण होगा। नासिक के नाक से हवा निकले या नाक से शब्द आए तो नासिक्य होगा। अयोगवा, न जो स्वर होगा ना जो व्यंजन होगा, वो अयोगवा होगा। क्लियर चारों ऑप्शन? अगले पे चलते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं बताओ? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब देखो, अघोष तो होते नहीं, सघोष होते हैं। दीर्घ, सारे स्वर तो होते नहीं दीर्घ, कुछ ही होते हैं। और महाप्राण ये मैंने अभी इन दोनों का तो बताया नहीं आपको, तो अब मैं अल्पप्राण महाप्राण बताता हूं। तो भाई देखो, उन पांचों को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, पांचों वर्ग अब आपको खुद लिख लोगे ना, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूं कि देखो, अल्प प्राण कौन से होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण वायु जहां ज्यादा निकलेगी, जहां प्राण हमारे ज्यादा निकले बोलने में, समझ जाना वो महाप्राण है। अल्प प्राण जहां थोड़े से निकले, तो भाई स्वर को बोल के देखो, थोड़े से प्राण निकलेंगे आपके, ए आ ई उ, इतनी आराम से, बहुत बीमार आदमी भी बोल लेगा। तो इसको थोड़े से प्राण जा रहे हैं तो स्वर यहां आ जाएंगे। सारे स्वर, सभी स्वर एक ही जगह जाते हैं, ये सारे इकट्ठे होके, ठीक है। अब हमें मेन बात देखनी है वो व्यंजनों को बांटना। स्वर तो एक ही तरफ चले जाते हैं, अब व्यंजनों को बांटिए बच्चों। व्यंजन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और एक पांच अंतस्थ और ऊष्मीय, उनको बांटना बस। अंतस्थ और ऊष्मीय, अंतस्थ प्लस ऊष्मीय, ये है हमारे पास सिर्फ ये व्यंजन, इनको और बांट दो बस, इसमें काम खत्म। अब देखो, अंतस्थ की मैं बात, वो सॉरी, इनकी बात करूं तो जैसे ए, वहां पर भी क्या था? अघोष, तो फर्स्ट वाला वहीं गया था, तो फर्स्ट वाला यहीं आएगा, क्योंकि देखो वहां भी अघोष सघोष थे, तो ए वहां भी लग रहा था, तो फर्स्ट उसी को दिया था जिसके साथ ए लगा है। यहां भी ए लगा है तो फर्स्ट इसी को देंगे, लेकिन यहां पर इसको 3 देंगे, क्योंकि देखो नाम भी बड़ा तो काम भी बड़ा करूंगा। फर्स्ट सेकंड 2 से काम नहीं चलाऊंगा इसकी तरह। अब 3 लेंगे, 3 लगेंगे जी, मुझे 3 देने पड़ेंगे, आपको 3 लाइन देनी पड़ेंगी, ये 3 देनी पड़ेंगे। वो कहेगा फिर लगातार ना दे, हम तुम्हें 3 एक एक छोड़ के ले लो, 3 लेने हैं तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। नाम बड़ा तो भैया ले जा 3, पर छोड़ छोड़ के देंगे एक एक। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इसमें आ जाएंगे। और फिर इधर को बचा क्या सर? सेकंड बच गया और फोर्थ बच गया। महाप्राण में सेकंड और फोर्थ में जो भी आएंगे वो सारे। अब एक और बात, अब क्या रह गया? अंतस्थ और ऊष्मीय, इनकी लड़ाई है। पिछली बार तो सै का चक्कर था, इस बार तो सै का नहीं है, एक को अंतस्थ दे देंगे, एक को ऊष्मीय दे देंगे। अब कौन से को ऊष्मीय देंगे? एक बात और बता दूं, ऊष्मीय ऊष्मा जब निकलती है, जब बहुत जोर पड़े है भाई, बहुत बीमार आदमी पे नहीं बोला जाएगा, प्राण निकलते हैं तो ऊष्मा में प्राण निकलेंगे। ऊष्मीय ये है, वहां ज्यादा प्राण निकलेंगे, अंतस्थ में कोई प्राण नहीं निकलेंगे, तो अंतस्थ ऊपर गया, तो सभी स्वर आ गए, ये 3 जने आ गए प्लस अंतस्थ आ गए, और महाप्राण का ये हो गया। और अगर हमें अयोगवा को भी बांटना हुआ तो विसर्ग इधर लगाऊंगा और अनुस्वार ऊपर रख दूंगा, अगर उनको भी बांटना पड़ा। वैसे तो बांटना नहीं है उनको, पर बांटना भी पड़ा तो ऐसे बांटना, ठीक है। अंग और आहा जो कल बताए थे, सभी स्वर अब क्या होते हैं? अल्प प्राण।
या तो सघोष होते हैं अल्प प्राण। आगे बढ़ते। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की है मैंने। तभी अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे क्या होते हैं बताओ? ये दो चीजों में होते हैं। देखो इसने, ओ भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया। ये आपसे सघोष का भी टेंशन पूछ रहा है और प्राण महाप्राण की भी टेंशन लेने को कह रहा है। तो बताओ, ये रे ले वे थोड़े से प्राण निकले थे तो अल्प प्राण, तो ये क्लियर हो गया, अल्प प्राण। अब सघोष अघोष पे आ जाओ, सघोष अघोष पे आ जाओ। तो भाई अब वहां क्या है, वहां बताओ मेरे को। तो जहां से गए थे वो से वाले सघोष के साथ नहीं गए थे, वो अघोष के साथ चले गए थे, तो ये सघोष के साथ आ जाएंगे। कैसे याद किया था? से वो तो उसमें है, एक तरफ उसमें जाएगा तो एक तरफ अंतस्थ आएगा। तो से किसके साथ गया था? सघोष के साथ नहीं गया था, क्योंकि से की लड़ाई हो जाएगी। अघोष को दिया था, तो फिर इसको सघोष को देना पड़ेगा, तो ये सघोष। तो भाई अल्प प्राण और सघोष, अल्प प्राण और सघोष। 68% यार, 22% कर गए इस काम को। कर दी ना गड़बड़, कर दी ना लड़ाई वाली बात। अब आप ऐसे करोगे तो बताओ कैसे चला काम? भाई सुने करो, आप जब तक सुनोगे नहीं क्वेश्चन सही नहीं होगा आपका। मुझे तो आता है, जिनका आता है उनका ही कभी 37 में से 37 नहीं होता, वही 30 पर अटकते हैं। जिनको आता है, जो ये मान के चलते मुझे तो आता है, मैं कह रहा हूं ब्लैंक पेपर आ जाओ तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे पूरे करा दूंगा। पर तुम पे आता होगा ना, तो मैं तुम्हारे नहीं करा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत कुछ मान के बैठे हो। है को छोड़कर बाकी तीनों उसमें व्यंजन क्या हैं? भाई ये तो अभी बताया था। ये तीनों अघोष है या सघोष है? जो बताओ, ऑप्शन में ये है, क्योंकि उनमें ही हटाते हैं को, अघोष सघोष। बताओ, तो सघोष के साथ से की तो लड़ाई हो जाएगी, तो अघोष के साथ भेज दो। है को तो ही अलग करते हैं हम 74 पर। अब क्या कुछ लाज राखी है तुम लोगों ने? चलो, चा छा जा झा ध्वनियों को उनकी विशेष प्रकृति के कारण क्या कहा जाता है? ये अलग क्वेश्चन है एकदम। ये आप कहीं नहीं पढ़ोगे, सिर्फ यहां बोर्ड पे पढ़ोगे, और इसके बाद आप भूल जाना, चेक लगाया ना, हो सकता है एग्जाम तक याद रह जाए, अगर आ गया तो, वैसे चांस कम है। चा छा जा झा ये 6 वर्ग है पूरा, इसमें बस बाद का अणा नहीं लिया है, समझ रहे हो? तो वो नहीं होता, केवल 4 होते हैं ये। इनको बोलने का तरीका देखो आप, जीभ कैसे बोलती है, टच करती है, चा छा जा झा, एक ही जगह टक्कर मार रही है जीभ, है ना? इन ध्वनियों को विशेष प्रकृति के कारण एक जगह रखा गया है, और ये खूब रगड़ रही है ऊपर जीभ, देखो, चा खूब जोर से स्पर्श करती है। स्पर्श तो कर रही है, स्पर्शी तो ये है ही, 25 है स्पर्श तो। नासिक्य तो ये नहीं है, अंतस्थ ये नहीं है, द्विगुण ये नहीं है। द्विगुण डेड है, जिसमें अंग नीचे बिंदी रखी रहती है, वो है द्विगुण। तो जिसको उत्क्षिप्त बोलते हैं वही द्विगुण है, वो ताड़न जात है, तीनों नाम है उसके। स्पर्श संघर्षी, खूब संघर्ष कर रही है जीभ, टक्कर मार रही है, संघर्ष कर रही है कि टूट जा तालू। वो तो इसका ना, इस विशेष प्रकृति के कारण सिर्फ ये 4 ही वर्ण जिनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श भी जोर से करे तो संघर्ष कर रही है। चलो आगे, कंठ से निकलने वाली ध्वनि बता दो। जो कंठ से निकलती हो वो ध्वनि कौन सी है? ओ भाई, ये तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज के बाद याद ही रहेगा, भूल नहीं सकते। इस क्वेश्चन को जिनको आता है वो भी सुने, और जिनको नहीं आता वो जरूर सुने। सुन लेना भाई। देखो, कै वर्ग में पता है आपको कौन कौन से आते हैं? कै वर्ग, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूं, कचट तप लिख के, कचट तप, कचट तप। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, इसको हम बोलते हैं कचट तप। ये जो कै बोलते हो आप, कै बोल के देखो, कै कहां से आ रहा है? कंठ से आपके। तो जो कै वर्ग है ये कंठ से आ रहा है आपके, कंठ से कै वर्ग आता है। और च वर्ग कहां से आता है बताओ? जो आपकी जीभ च बोल के देखो, च पे कहां टच हो रही है? च। पूरे वर्ग को बोल लो छ, एक ही जगह टच हो रही होगी, उसी को तालु बोलते हैं, तालु। जहां जीभ टच हो रही है बोल के देखो,
बोल के देखो जहां भी बैठे हो, नहीं बोल रहे भाई। अब टे टे वर्ग, ये वर्ग लिख दिया मैंने, पूरा वर्ग आएगा एक जगह ही आएगा। अब टे वर्ग, मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की कि कैसे याद रहेगा। टे वर्ग, टे बोल के देखो, टे टे, कहां कहां अब जीभ टच हो रही है, थोड़ा सा और आगे को आ जाओ, तालू से वहां टच हो रही है, टे, दांतों के जस्ट पीछे, टे, थोड़ा ऊपर मसूड़ों के पास, टे ठे, हाँ वहीं हो रही है बिल्कुल। तो उसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। अब आ जाओ ते वर्ग, ते बोल के देखो, ते ते ते, तो दांत में ही लग रही है, दंत, रट भी जाएंगे आपको ऐसे ही, दंत। अब देखो पे वर्ग, पे पे पे, जी भी नहीं टच हो रही, पे, ये तो होठ है, ओष्ठ। बिना होठों को मिलाए बोल सकते हो इसके वर्ण को किसी को भी, पा फा, बिना होठ मिलाए। होठ का चाहिए ही चाहिए, होठ जिसके होठ नहीं है बोल नहीं सकते इस लाइन को, पा फा बा भा मा, कोई से को भी बोल के दिखा दो, पता लग जाएगी तुम्हें होठ की वैल्यू की। अब आप देखो, जो के कबूतर ने, के कबूतर ही तो है, के कबूतर, अब मैं और रटवा रहा हूं, ये तो हमने 25 ही रटे हैं, लेकिन अभी अंतस्थ कहां जाएंगे, स्वर कहां जाएंगे, कंठ में, ये तो रट जाएंगे चलो तुम्हें 25 के 25, लेकिन अभी मुझे अंतस्थ, ऊष्मीय और स्वर देखने सारे, वो कहां कहां जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। के कबूतर ने कंठ हेरा, यहां चौंच मार दी, मेरे चौंच मार दी यहां कंठ पे, तो यहां चौंच मारी, तो फिर दर्द हुआ, एकदम मैं सो रहा था, यहां मारी, दर्द हुआ, दर्द कराते हुए कैसे उठोगे, आ है भी तो कहोगे आ, कर दिया दर्द, क्योंकि थोड़ा सा तो विष छोड़ेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा तो विष छोड़ेगा, विसर्ग, विसर्ग भी इसमें आ गया, ए है जो होता है। समझ में आ गई बात? कै वर्ग याद हो जाएगा अब आपको, कै वर्ग के बता दोगे नींद में भी। अब च वर्ग पे आते हैं, च वर्ग, च वर्ग तालु का है। अब तालु को भी याद करवाऊंगा, देखो कबूतर ने कंठ पे मारी चोंच, तो कबूतर कै वर्ग, कंठ याद रह गया। अब च वर्ग याद करवा रहा हूं, च चम्मच होती है, चम्मच, कै कबूतर होता है तो च चम्मच होती है, और च चम्मच ही बचपन से पढ़ते आए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। च चम्मच, मम्मी बच्चे को दूध पिला रही, छोटा बच्चा था, मम्मी बच्चे को दूध पिला रही थी चम्मच से, चम्मच लग गई बच्चे के तालू में, तालू में लग गई, तो बच्चा क्या करेगा, बोलना आता नहीं, ई मम्मी, ई रोएगा, ई करने शुरू कर देगा, दोनों ई आ गई। अब मम्मी समझ जाएगी लग गई इसको, बेटा ओ चम्मच लग गई, बच्चा भी मॉडर्न है, यस मम्मा, यस यस, चम्मच ही तो लग गई, यस कैसे लिखोगे बताओ, यस मम्मा, चम्मच ही तो लग गई, दिक्कत ये है, यस। तो ये सारे च वर्ग में आ गए। अब च वर्ग आपको याद रहेगा, तालू से बच्चे को लगी चम्मच, दूध पिलाते टाइम ई करनी शुरू कर दी बच्चे ने, यस कर दिया उसने, हां जी। अब टे वर्ग पे आ जाओ, टे वर्ग हमेशा के लिए याद है, और नहीं तो कह देना, भूल के दिखा देना आज के बाद। टे वर्ग, टे वर्ग, टे वर्ग, टे टमाटर पढ़ते आए हैं बचपन से, टे टमाटर, और टमाटर पड़े मुर्दे के ऊपर, मुर्दे के ऊपर, और मुर्दा, टमाटर, टमाटर पड़े थे मुर्दा के ऊपर, और मुर्दा था कौन, अरे भैया ऋषि मुनि आदमी थे, ऋषि मुनि, रे शे ऋषि ऐसे ही तो लिखा जाएगा, रे दूसरा भी लगा दो यहीं, उसे ही क्यों छोड़ो, उस दूसरे रे भी यहीं ले आओ साथ में, रे और शे, तो ये रहा ऋषि के सारे शब्द लिख दिए हमने, रे ऋषि, रे कौन था जो मुर्दे के ऊपर टमाटर पड़े, देखा हटाए के टमाटर कौन है, ऋषि निकले, ये लो हो गया काम। अब दंत की बात कर लेते हैं, दंत, ते वर्ग, ते वर्ग पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन क्लियर है अभी थोड़ी देर में, ये बता देना आप, एक भी छूट जाए, ते वर्ग, उच्चारण स्थान आज के बाद भूल जाओ, ते वर्ग, ते तख्ती पढ़ते हुए आए, ते तख्ती दे दवात है ना, ते तख्ती,
तख्ती मारी, ऐसे बचपन में बालक खेले कर रही है, तख्ती मारी एक ने दूसरे के, लगी दांत पे जाके, ओह दांत टूट गया, दांत टूट गया। भाई लड़ाई बजी थी उनकी, लड़ाई बजी थी, और जब लड़ाई बजी दोनों ने की और उसने जैसे तख्ती मारी, लेस ले, और फिर क्या भाई दूसरी वो जो संबंध वाला रिश्ता वही निकलेगा, ले साल, ये लो, ये तय तख्ती मारी, दांत पे ले। अब बताओ ले और से दोनों खत्म। अब आ जाओ पे वर्ग पे, ओष्ठ, हमेशा के लिए याद हो रहे हैं, पे वर्ग ओष्ठ, होठ से बोलता है, पे पतंग, उड़ा रहे हो पतंग, उड़ रही है आसमान में, पे पतंग उड़ रही है, तो उड़ने पे हम क्या करते हैं, ओ उड़ गई, ओ काट दी, ओ जारी, ऊ ऊ, इधर कर दो बस, ओष्ठ हो गया कंप्लीट। पे पतंग, होठों से ही करते हो, ऊ गई, उड़ा दो, उड़ रही है पतंग, उड़ रही है, तो भी ऊ कह सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा सब कुछ क्लियर हो गया इस सब चीजों से। पे वर्ग, वर्ग है, पूरे 5 वर्ण लिख लेना, ये भी पूरा वर्ग है। तो आप मुझे बताओ, कंठे से निकलने वाली ध्वनि, कंठे मतलब के कबूतर वर्ग, के कबूतर कंठ पे, तो कबूतर नहीं चांच मारी थी तो 5 आ गए उसके। ये तो बहुत आसान पूछ लिया इसने। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंत्य एकदम बता दोगे, दांत पे मारी तय तख्ती, तय वर्ग पूरा, और किसके क्या बोली फिर उसने तख्ती मारते टाइम, गुस्सा आया उसको, ले, तो तय वर्ग पूरा और ले और से। अब बताओ कौन सा है इसमें, तो तय वर्ग का तो तय ही आ रहा है इसमें, दंत्य नहीं है, सॉरी मैं भी यही करके गलती। तो तय थे दे धे ने, तय थे दे धे ने और ले और से, ये है दंत्य, इसके अलावा है ही नहीं दंत्य। अब आप बता दो, तो भैया तय दे भी है, ने भी है, तय अलग है, तय मूर्धा, मुर्दा के ऊपर टमाटर पड़े थे, टमाटर पड़े थे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, जो दांत और जीभ से बोलेंगे भैया, जीभ दांत में टकराएगी तो उसको दंत्य कहेंगे, जीभ दांत में टकराएगी तो दंत्य है, सीधी सी बात है, दांत वाला है। दांत और होठ से टकराएगी तो दंतोष्ठ हो गया, दांत और होठ एक दूसरे से मिलेंगे तो दंतोष्ठ भी कोई वर्ण होता, एक ही वर्ण है दंतोष्ठ, ओनली एक, दंतोष्ठ एक ही वर्ण है। सारे व्यंजन एक एक में जाएंगे, या तो दंत्य में आएगा, या मूर्धा में आएगा, या कंठे में आएगा, एक ही वर्ण ऐसा जो 2 से बोलता है, दांत से और होठ से। अब आप बोल के बताओ कौन सा वर्ण है वो, वे, बोल के देखो, वे, होठ का भी यूज हो रहा, दांत का भी यूज हो रहा है, वे में होगा, दंतोष्ठ ओनली वे है, मूर्धन्य आपको पता ही है, कंठोष्ठ आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंठे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठे अल्प प्राण व्यंजन, ओ भाई साहब कंठे भी अल्प प्राण भी, तो इसने तो सब कुछ पूछ लिया। तो भैया कंठे कौन कौन से हमारे, क्या, खा, गा, घा, और अभी इतना ही देखते हैं, फिर ए आ है वो भी देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अल्प प्राण में पूछा है, तो अल्प प्राण हमारे कौन से, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अब आप बताओ इनमें से कौन सा, यहां कोई ऑप्शन में है, इनमें से कोई सा ऑप्शन दिख रहा है, का, गा, अरे गा है उत्तर। 70% तो पहुंच गए, 70% का तो हल लगा। कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वर के मध्य का माना जाता है, कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वरों के मध्य का माना जाता है, अरे ये तो व्यंजन और स्वर के मध्य की बात है, तो स्वर और व्यंजन के बीच की कोई चीज है तो फिर तो एक ही चीज है, अयोगवा। ओ सॉरी, इसमें जब अंतस्थ नहीं, जो मध्य बोलने के आधार पे कहोगे तो अंतस्थ है, जो न स्वर है ना व्यंजन है, तो भाई वो फिर अयोगवाह होता है, जो न स्वर है ना व्यंजन है। लेकिन ये कह रहा है बोलने के आधार की बात चल रही है, उच्चारण स्थान की, इसलिए मुझे यहां दूसरा लगाना पड़ेगा कि जो स्वर और व्यंजन के मध्य से बोला जाता हो। व्यंजन में स्पर्श होती है जीभ,
और स्वर में कुछ भी नहीं होता, तो ये बीच में जीभ रुक जाती है। मैंने ये रे ले वे, ये ऐसे लगेगा। इस उत्तर को ऐसे लगाएंगे भाई, बी मत लगाना, बी मत लगाना। बी तब है जो ना स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन व्यंजन और स्वर के बीच में किसी चीज को बोला जाता है, बोलने के आधार पर चीजें चल रही हैं, इसलिए अंतस्थ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपकी गलती नहीं है, ठीक है, इसलिए आपकी गलती नहीं है। दिल्ली या पक्का शब्द में किस प्रकार की ध्वनि है? ध्यान से सुनो एक बात, अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं बताया है। जहां दो वर्ण एक जैसे होंगे, दिल्ली, तसल्ली, पक्का, पक्की, बिल्ली, तो ये एक से वर्ण है, ले ले, उज्जवल, जय जय। तो जहां एक जैसे वर्ण होंगे तो उनको हम द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्विगुण नहीं, द्वित्व। द्विगुण तो वो है उच्छिप्त, द्वित्व, जुड़वा, द्वित्व, ये जुड़वा है। युग्मक भी बोल सकते हैं इनको, उसको द्वित्व बोलते हैं, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद होगा? बच्चों ये जो संयुक्त वर्ण है ना, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, इनको जरा अच्छे से देख लेना। छत्रज्ञ, छत्रग और स्र, इनको देखो। इसका शब्दकोश का क्रम, जैसे शब्दकोश का आपको पता ही है, पहले क्या आएगा, ख आएगा, ग आएगा, तो जो कैसे वर्ण शुरू होगा वो पहले ही लगेगा। लेकिन जहां ये आ जाते हैं गड़बड़ कर देते हैं। तो आप ये बताओ ये किससे मिलके बनता है? क और से। तो शब्दकोश में क के बाद आएगा, यानी का, खा, गा लिखते हैं ना हम, तो 6 यहां लिखा जाएगा शब्दकोश में, ये यहां लिखा जाएगा का के तुरंत बाद, ठीक है। अब ऐसा ही त्रा, तो ये देखो ता, और ता आधा होता है, ये सॉरी मैंने ता और रा, ता आधा और ये रा। अब ये जो है ये ता के बाद आएगा, यानी पहले वाले के बाद। तो ता के बाद, यानी इसका शब्दकोश का क्रम ता के बाद पड़ेगा। इसका किसके बाद पड़ेगा? ज के बाद, ज और ई यहां होता है। इसका शब्दकोश किसके बाद पड़ेगा? से सलजम वाले से के बाद, और फिर क्या होता है? रे होता है। सबका शब्दकोश क्रम समझ में आ गया, तो इसका क के बाद पड़ता है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्दकोश क्रम का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ध्यान रखना है, बस वहां यही कंफ्यूज करता है और यही क्वेश्चन बनता है उसमें। बाकी तो सबको पता है, ग से पहले ख आएगा और ग के बाद घ आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रेलेवे नीचे आएंगे और अंतस्थ पीछे ही आएंगे स्पर्श के, ये सबको पता है। ऊपर स्वर ही आते हैं, ये शब्दकोश क्रम है। कृपया शब्द में क्रय, ये कल का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। क्रय का वर्ण विच्छेद क्या है? बच्चों क्रय का वर्ण विच्छेद, इसमें ये पूछना चाह रहा है रे कौन सा, और जब इसको आप अलग हटाओगे ना तो क आपका आधा लगेगा, क्योंकि ये मात्रा कल मैंने बताई थी रे ऋषि की होती है, क्योंकि देखो ऋषि में भी ये वाली मात्रा ही होती है, ये ही नीचे आ जाती है, तो रे ऋषि ऐसे बनता है। तो क आधा और रे पूरा, ये मत कर देना गलती से, जल्दी में बच्चे ये कर जाते हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से लुंठित व्यंजन, ये लुंठित क्या है? अब तो लुंठित व्यंजन और एक होता है प्रकंपित। भैया ये जो अंतस्थ है ना, इन सब की अपनी अपनी क्वालिटी है, ये रिलेव है। जैसे ये दोनों तो कल बताए थे, ये दोनों क्या हैं? अर्धस्वर। और ये दोनों क्या हैं? एक लुंठित है, ले वाला लुंठित, और ये प्रकंपित, प्रकंपित, ठीक है। रे कंपन आ रहा है पूरा, लुंठित। और ये दोनों जो ना, ये आप लुंठित भी कह सकते हो या पाशर्विक भी कह सकते हो, रे को, ओ सॉरी प्रकंपित भी कह सकते हो, पाशर्विक आगे आएगा। लुंठित ले है आपका। आगे आ जाओ। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, अब देखो मैंने कल वर्ण विच्छेद आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखो ये कमल, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं है, हम वर्ण विच्छेद पे जा रहे हैं। क्या एक वर्ण रह गया? ओ सॉरी बच्चे, मैंने लुंठित गलत लगा दिया, लुंठित लय नहीं है, पाशर्विक, पाशर्विक लय है और लुंठित रे है। गलती हो गई भैया, लुंठित, लुंठित, लुंठित रे है आपका, लुंठित रे है और पाशर्विक, ये लुंठित भी है और ये प्रकंपित भी है, दोनों हैं।
प्रकंपित एंड लुंठित, घुंडी बनी रहती है तो समझ लो लुंठित इसलिए है, लुंठित। चलो, तो लुंठित आपका रे है और ये पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक क्यों है? जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, ले ले, जीभ का उल्टा हिस्से से है। ये आपको पता ही है, आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है, वो सॉरी ऊष्मीय व्यंजन में आता है, और ये जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है। अब मैं कमल की बात करता हूं। है को काकल्य भी बोला गया है क्योंकि वो गले के नीचे से बोला जाता है, तो मैं एक ये भी बता देता हूं, है को काकल्य वर्ड भी कहते हैं, काकल्य। उसमें तो ये है ही, काकल्य भी है। तो जैसे इसको पार्श्विक बोला वैसे तो अंतस्थ भी है लेकिन पार्श्विक भी है। तो ये काकल्य क्या मतलब है? जो गले के निचले हिस्से से आता हो उसको काकल्य कहते हैं, गले के भी निचले हिस्से से। आप बोल के देखो, है बिल्कुल पेट से आ रहा है ना, तभी तो मरीजों वाला वर्ड नहीं है। तो आप देखो कमल, मैं वर्ण विच्छेद कर सिखा रहा हूं आपको। तो कैक में दो वर्ण होते हैं, ए आ गया अलग हो गया, मैं क्या है, मैं आधा और फिर ए पूरा, फिर ले आधा और ए पूरा। सेम यहां करके दिखाओ उद्यान में। उद्यान में पता ही है, उद्यान धै को, इस धै को दे यह लिखा जाता है ऐसे, उद्यान को पहले ऐसे लिखो, यह उद्यान सही है बिल्कुल। विद्यालय में भी दे यह होता है, आधा दे पूरा यह, ये वाला धै, ये वाला जो धै है ना, ये आधा दे और पूरा यह होता है, याद रखना। अब मैं इसको तोड़ने वाला हूं तो ऊ तो अपने आप में अलग टूट जाएगा। दे चूंकि इसमें हलंत लग रहा है तो इसमें ए है ही नहीं। अब मैं आगे बात करता हूं ये, तो ये में आधा हलंत लगा दिया और मात्रा किसकी है? अगर मात्रा नहीं होती तो ए लगाते, अगर मात्रा है तो आ की मात्रा तो आ लगाएंगे। और फिर देखो आगे ने में कोई मात्रा होती तो वो लगाते, और मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, यहां हलंत आएगा और यहां ए लगेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ? तो ए ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट 29 दो बार नहीं हो। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब यहां पर देखो कंठ भी और ओष्ठ भी, कंठ भी और होठ भी दोनों लगते हो, कंठ और होठ और दीर्घ स्वर भी चाहिए आपको। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन इसने बना दिया, ऐसा तो पढ़ा नहीं था, तो भाई हमने तो वो ही पढ़े हैं, लेकिन जो दो दो से मिलकर बने मैं इनको यूं ही याद करवा दूंगा आपको। तो दीर्घ स्वर कंठ भी हो ओष्ठ भी। री बताओ, ये तो मूर्धा है, ठीक है। ऊ बताओ, ये तो पतंग है। पतंग, पतंग में क्या बोला था बताओ जल्दी से, पतंग में क्या बोला था? कचट तप में पतंग कौन से वर्ण में आती है? ओष्ठ में, ये ओष्ठ है, ये ओष्ठ हो गया। ये ए क्या है? अब ए भी दो वर्णों से मिलकर बना है और औ भी दो वर्णों से मिलकर बना है, ये दो दो से बोले जाएंगे। अब ये देखो ए प्लस ऊ से, और ये ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ओ इसका छोटा वाले पे आ जाओ आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ए प्लस ई से मिलकर बना है। तो जो ए तो कंठ का है, मैं दोनों का ही ध्वनि बता रहा हूं अभी आपको, ये भी कंठ की है, और दूसरा क्या है? यहां ई है। तो यहां ई जो है, आप कहोगे सर ई जो है, ये ई बच्चा चिल्लाया था, तालू में चम्मच लगी थी, तालू, तो ये बोलेंगे कंठ तालव्य। कंठ और तालू से मिलके बने हुए को कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण ये है। क्या ये कंठ तालव्य पूछा है? नहीं। कंठोष्ठ पूछा तो फिर यही बचा। आप कहो सर ऊ नहीं होता है, ये ओ होता है, तो बात एक ही, अभी दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दूंगा। कंठ और ऊ का क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ऊ तो पतंग उड़ रही, तो ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से कंठोष्ठ ये रहा, और दीर्घ स्वर भी है ये रहा। उत्तर बी ऑप्शन इस तरह से बनाइए, ठीक है। आप कहो ओ, तो ओ भी तो ओष्ठ ही है, ओ को देखोगे तोड़ के तो ये ए ऊ बनता है, तो यहां ओ लिखो या लिखो बाद में, आई तो यहां से है ना ध्वनि, आई तो इस ऊ से है ना, इसकी भी औ, ये औ है, तो औ को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐ की ध्वनि बताओ इसमें कौन सा आएगा? तो ऐ के उच्चारण में इसकी सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाएगी? ऐ।
तो भैया आई बनता है ए और ई से। इसका ही तो बड़ा रूप है, वो छोटे रूप को देखो आप बस। ये बना था कंठ और ये बना था किससे? बच्चा चिल्लाया था तालु से, तो उत्तर आ गया कंठ और तालु, जहां भी होगा उत्तर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा? फिर वही बात आ गई, यही तो है कंठ तालु, ए प्लस ई। कल सिखाया था बनाना, ये कंठ का है आज, जब कबूतर ने चौंच मारी आवाज आई, ई तालु है, कंठ तालु। कितना आसान प्रश्न है ना बच्चों। तालव्य महाप्राण, और ये सब आए हुए प्रश्न हैं, सब आए हुए हैं। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन। अब यहां से आपका टेस्ट है, अब कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। तालव्य महाप्राण हो और अघोष, ये कौन हो सकता है, और व्यंजन हो। तालव्य भी हो तो पहले तो तालु वाले पे आ जाओ। तालु वाला कौन सा वर्ग है? च, छ, जा, झा, ऐसे देखो इसको, और अंगा, यही तो है। तो तालव्य यही होंगे। अब इनमें कह रहा महाप्राण भी होना चाहिए, तो महाप्राण सेकंड और फोर्थ, तो यानी अब इन दोनों इनको काट दो। अब कौन सा बचा? अघोष भी होना चाहिए। अघोष कौन कौन से हो? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फोर्थ भी कट गया, तो सेकंड तो सिर्फ एक ही बचा, 6 उत्तर। ऐसे लगाए करो इसको, पहले तालव्य पे आ जाओ, तालव्य ये रे सारे, फिर महाप्राण पे आ जाओ, तो महाप्राण ये कौन कौन से हो? ये दोनों, तो बाकी 3 कट गए, तो इन दोनों में से उत्तर आएगा 6 और जय, जय में से। अब आप कहो कि सर वो अघोष भी होना चाहिए, तो अघोष तो ये है नहीं, अघोष तो फर्स्ट और सेकंड होते हैं, तो फिर उत्तर 6 हो गया। बहुत बढ़िया, 70% ने दे दिया। ये टेस्ट है, यहां से टेस्ट चल रहा है अब आपका। जिसने ये उत्तर दे दिया, अगर जिसने ये उत्तर दे दिया, आज की क्लास सफल, उसकी आज की क्लास, आज सब कुछ पढ़ लिया उसने। जिसने ये उत्तर दे दिया, सबसे कठिन प्रश्न है आज का, सबसे कठिन प्रश्न आज का, चैलेंज है, और मुझे बताना कितने ठीक हुए बाद में। आपके प्रश्न है आज का, जो इस उत्तर को कर देगा समझ लो उसका बेड़ा पार। इनमें तालव्य, महाप्राण और अघोष। तालव्य बताओ, तालव्य सर च, छ, जय, झ और अंगा। महाप्राण बताओ, महाप्राण सर ये 2 ही बचे, यानी 6 और झ। अब उत्तर सिर्फ इनमें से आएगा, सेकंड और फोर्थ होते हैं महाप्राण। अब अघोष बताओ, ओ सॉरी बच्चे ये तो मैं गलत लिख रहा हूं, वो इनमें से छांटने हैं, इनमें से छांटने हैं। तालव्य कौन सा, महाप्राण कौन सा और अघोष कौन सा? तो बताओ, गे क्या है? कंठ है, ये काट दो। जय क्या है? च, छ, जय, तालव्य है जी, अभी ये चलेगा, ओके है। फिर च, छ, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी कट गया क्योंकि ये मूर्धन्य है, तो तालव्य में 3 आ गए। अब महाप्राण में कौन सा है इनमें? च, छ, ये ओके है महाप्राण में, जय नहीं है, तीसरे पे आता है ये, च भी पहले पे आता है, ये भी नहीं है। अब तक ये चल रहा, 2 में तो ये पास हो गया 6। अब अघोष, अघोष फर्स्ट एंड सेकंड होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 6 क्या है सर? च भी है, 6 ये सेकंड पे ही है, तो ये अघोष भी हो गया। एक उत्तर है, ओनली 1 है ऐसा, ओनली 1। कितने लोगों ने दिया? 52%। पास हो आप, जाओ 37 में 37 करोगे, चिंता मत करो, जाओ, बहुत बढ़िया। एक उत्तर आ रहा भैया इसका। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो, ये उत्तर आप कर दोगे क्या? मूर्धन्य सर टे ठे डे वाला है, चे छे वाला तो नहीं है, ते थे दे वाला दंत्य हो गया, पे फे ये ओष्ठ्य हो गया, एक ही बच गया, उत्तर इतने में बच गया। ये तो मूर्धन्य से ही कट गए सारे, मूर्धन्य ही एक मिला। ये महाप्राण भी है क्योंकि दूसरे पे आता है, और ये अघोष भी है क्योंकि दूसरे पे आता है। इससे पूरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं महाप्राण की भी, अघोष की भी, मूर्धन्य की भी, जो आज पढ़ा वो सब प्रैक्टिस है। बताओ कि 90% ने दे भी दिया, कमाल कर दिया भाई साहब। 90% ये होती है। दंत्य वर्त्य वैसे लगा दिया है, वर्त्य से मत घबराना। दंत्य, अल्पप्राण, अघोष,
दंत्य, च तालव्य है, ट मूर्धन्य है, रे किस में आया था? ऋषि में, तो ये मूर्धन्य में, ऋषि पे टमाटर फेंके ना। अब ये त एक ही बचा दंत्य, और कोई है ही नहीं। अल्पप्राण ये अपने आप हो जाएगा क्योंकि पहला है। अघोष पहला है, फर्स्ट पे ही आ रहा है ना, फर्स्ट पे खत्म। डी 86 पर मुझसे पहले कर रहे हो तुम तो, मजा आ गया भाई देख के। गे जय छ जय टे, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो। अब ये भी तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, अगर ये कर दिया तो मान जाऊंगा आपको। अब देखना, चे तालव्य छ जय, तालव्य में कौन कौन सा पास हो रहा है? ये तो पास नहीं हो रहा, ये भी पास, ये 3 पास हो रहे हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? तालव्य महाप्राण में ये दोनों पास नहीं है, केवल ये पास हो रहा है। और घोष, ओ हो, ये घोष आ गया। और घोष तो बाद के हुए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये घोष में ये भी कट गया, पहले 2 में पास थे, अब के ये भी कट गया। 0 कितने लोगों की 0? वो क्वेश्चन नहीं है, वो यहां अघोष था। अघोष ऐसे कैसे करो तुम, ये बताओ। 0 आएगा इसका, बहुत कम का है। अब बताना 37 में से आज कितने हुए? पर ये आपकी गलतियों से गलत हुए, मेरी गलती नहीं है इसमें, आपकी है अगर गलत हो रहे हैं तो। ये रहा HW, ये का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा होगा। ये का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा है। 37 में से स्कोर कितना है ये कमेंट जरूर करना है। और बच्चे ये आपका रिवीजन है, अगर आपने ये सारे लिख दिए तो कल की क्लास कंप्लीट। अगर ये सारे लिख दिए, अग्रिय, विव्रत, अर्ध संवृत, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, सजातीय स्वर, सारे लिख देना, ये कल की क्लास कंप्लीट याद हो जाएगी। और कल हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों? कल हम पढ़ने वाले हैं क्या बताइए? कल हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम, क्लास 3। संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ करके आइएगा एक बार, और फिर इस क्लास से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम एक बार देख करके आइए, फिर इस क्लास को लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और बच्चे लास्ट में बताता हूं जाते जाते कि कल से हम लोग इस चीज को लेकर के आ रहे हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगी। ये क्या था? ये हमारे सेक्शनल नहीं है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। जैसे हिंदी में हम ऐसे ही टॉपिक रखेंगे जो आप इस क्लास में पढ़ लेंगे, तो इससे आपको पता भी लगेगा कि भाई, और भाई किस क्लास में थोड़ा कम चल रहा है कोर्स, तो बहुत जल्दी आगे भी बढ़ने लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे उतने ही कम से कम टॉपिक रखे जाएं। हमने वो पहले ही फिक्स कर दिए हैं बस, ये टॉपिक रहेंगे। मैं इस क्लास से तो गलत कह गया, इस क्लास से मतलब नहीं रहेगा इसका, पर टॉपिक पहले से फिक्स है कि आप थोड़ा टेस्ट दीजिए, आप पूरे में से मत दीजिए, बस इतना पढ़ के आइए और उतना ही टेस्ट दीजिए, ठीक है? चलो, और अगर आप कहते हो कि सर टॉपिक वाइज चल रहा है तो हिंदी को तो ऐसे ही रखो इन टेस्टों में, जैसे आप प्रैक्टिस सेट में करा रहे हो उसी क्रम में रखो, तो फिर और मजा आ जाए, तो फिर मैं वैसा भी कोशिश कर लेता हूं, ठीक है? अपने हाथ की बात है। तो चलो बच्चों, और ये सबके लिए, उनके लिए फ्री है जिनके पास बैच था, और जिनके पास बैच नहीं था उनको मात्र 99 रुपए देने हैं। ये टेस्ट आपके हो जाएंगे, कल से शायद शुरू हो रहे हैं, ठीक है? थैंक यू, नमस्ते।